नमस्कार साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करेंगे। देखो, 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अंदर कुछ पार्ट शुरू वाले जो वर्तमान में 4 पार्ट है वो इतिहास के दे रखे हैं। उसके बाद 3 पार्ट राजनीति विज्ञान के दे रखे हैं। उसके बाद भूगोल के पाठ भी हैं। तो मैं आज आपके सामने राजनीति विज्ञान के कुल आपके 3 पाठ दे रखे हैं। एक लोकतंत्र से संबंधित है, डेमोक्रेसी से, एक केंद्र सरकार से संबंधित है और एक राज्य सरकार से संबंधित है। बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लोकतंत्र का जो पाठ है वो 5 नंबर का है, केंद्र सरकार वाला 7 नंबर का है और राज्य सरकार वाला 8 नंबर का है। कुल मिला के आपकी सामाजिक की बुक में राजनीति विज्ञान का कुल जो पार्टिसिपेशन है, भाग है, वो 20 है भाई। यानी 20 नंबर के ये 3 पाठ है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि ये तीनों पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए जाएंगे और ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो अपन चलो आज सबसे पहला जो राजनीति विज्ञान का टॉपिक है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हम लोकतंत्र पर चर्चा करेंगे। तो देखो, यहाँ अपन लोकतंत्र वाला पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर कुछ ऐसी थ्योरी दे रखी है जो कुछ पढ़ने में हार्ड है। तो मैं लोकतंत्र बताने से पहले इस पाठ के लिए और अगले 2 पाठ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों पाठ के लिए जो आवश्यक पॉइंट है वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं संक्षिप्त के अंदर। बाकी अपन जहां जहां पॉइंट आएंगे वहां पढ़ते जाएंगे। और याद रखना, मैं ये जो टॉपिक है ये सभी टॉपिक आपको पाठ के और कोर्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आउट ऑफ सिलेबस एक भी बिंदु नहीं बताऊंगा। तो देखो, अपन लोकतंत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूं, आप एक बार उन शब्दों को समझिए। जैसे एक शब्द होता है राज्य, राज्य अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्टेट। एक शब्द होता है सरकार, जैसे अपने देखो आगे सरकार के 2 पार्ट हैं। एक शब्द होता है शासन। एक बार आप इन 3 शब्दों पर गौर कीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं ये राज्य क्या है। देखो, हम कहते हैं राज्य राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। ये राजनीति विज्ञान की दृष्टि से ये राज्य की कंसेप्ट में नहीं आते। अलग अलग स्थानों पर कई राज्य बोलते हैं, कई प्रांत बोलते हैं, कई जगह और कुछ बोलते हैं, अलग अलग नाम है। लेकिन राजनीति विज्ञान में ये जो राज्य है ना, ये राज्य एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ी अवधारणा है, एक संकल्पना है राज्य। तो मैं अभी, आप पहले ये मत समझना कि भाई लोकतंत्र पर नहीं आ रहे हैं। देखो, लोकतंत्र वाले पाठ में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वर्ड आ रखे हैं जो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आते। जैसे सरकार है, सत्ता है, शक्ति है। इसके अलावा देखो, आपने इसमें देखा होगा बहुत सारी विचारधाराएं आ रखी है। उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है, पूंजीवाद है। तो मैं पाठ शुरू करने से पहले इस वीडियो के अंदर आपको इन तीनों पाठों के जो मूलभूत बिंदु है उनकी तरफ ले जाऊंगा, ताकि आपको पाठ पढ़ने में और समझने में आसानी से समझ में आ जाए। तो राज्य क्या है? राज्य राजनीति विज्ञान में एक संस्था है, यानी एक संकल्पना होती है। तो मैं देखो राज्य की परिभाषा बता रहा हूं कि राज्य एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो अमूर्त होती है और अदृश्य होती है। यानी राज्य क्या है? राज्य एक ऐसी संस्था जो अमूर्त और अदृश्य होती है। और ये राज्य, याद रखना, राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से एक प्रकार की
भावात्मक अवधारणा है। भावात्मक, भावात्मक, भावात्मक शब्द समझिए, जैसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा होती है ना, वैसे ये एक भावात्मक कंसेप्ट है। और इस राज्य के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। जो राज्य है इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्य का एक अंग होता है जनता, या इसको आप यूं कह सकते हो जनसंख्या। देखो ये टॉपिक आप देखना, केंद्र सरकार वाला जैसे ही आप पाठ शुरू करोगे ना, उसमें सबसे पहले आपको 2 परिभाषाएं मिलेगी, एक राज्य क्या होता है, एक सरकार का क्या होता है। और यहां इस पाठ में आपको शासन शब्द की भी जरूरत है, इसलिए मेन जो पाठ की शुरुआत हो रही है ना, वो राज्य से हो रही है। राज्य के 4 अंग होते हैं। आप ये मत देखना हमारे कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में ये अप्रत्यक्ष रूप से सारे आ रखे हैं। राज्य के 4 अंग है। एक होता है जनता यानी जनसंख्या, एक राज्य का अंग होता है भूभाग यानी क्षेत्रफल, एक राज्य का अंग होता है सरकार यानी आप कह सकते हो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और एक चौथा अंग होता है राज्य का संप्रभुता। यह शब्द आपके कई जगह आ रखा है, या संप्रभुता। तो संप्रभुता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोवेरिनिटी, सोवेरिनिटी। ये राज्य के 4 अंग होते हैं। देखो उन्हीं 4 अंगों में से एक अंग है आपके सरकार, जो आपके कोर्स में आ रखे हैं। तो अभी अपन सबसे पहले राज्य समझते हैं कि राज्य क्या होता है। अब देखो राज्य के बारे में मैंने क्या बता दिया है, एक अदृश्य और अमूर्त संस्था होती है, मतलब हमें दिखाई नहीं देते कि ये राज्य है भाई, भावात्मक अवधारणा है ये। इसके 4 अंग होते हैं। तो अब देखो मैंने ये इतनी जो विशेषताएं बताई है ना, इन सब विशेषताओं से मिलाकर आप राज्य की परिभाषा डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो कि भाई राज्य क्या होता है। याद रखना, मैं आपको बताऊंगा, ये राज्य शब्द है ना, राज्य जो अपन याद करते हैं राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये राज्य नहीं है। राजनीति विज्ञान में राज्य उसको कहते हैं जिसमें ये 4 चीजें हो, जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। इसलिए मैं आपको सबसे पहले इन शब्दों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी कराऊंगा। हाँ, तो राज्य की अब आप परिभाषा मिला लो। राज्य क्या होता है? राज्य एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है तथा ये एक भावात्मक अवधारणा है। इसमें मुख्यतः जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता आदि 4 अंग सम्मिलित होते हैं। ये राज्य की एक परिभाषा हो गई कि भाई राज्य क्या चीज है। तो चलो अपन ने सबसे पहले समझ लिया कि राज्य क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा यहां आपको साइड में बता देता हूं। देखो बहुत ही प्राचीन काल से ये जो राज्य की अवधारणा है ये चली आ रही है, बहुत ही प्राचीन काल से। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में जो ये मैं राज्य कंसेप्ट बोल रहा हूं ना, इसका सही नाम क्या है? इसका सही नाम होता है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य यानी आप इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं नेशन स्टेट। नेशन स्टेट जैसे भारत है ना, राजनीति विज्ञान की दृष्टि से भारत एक राष्ट्र राज्य है, अमेरिका एक राष्ट्र राज्य है। अपन कहते हैं ना ये देश है, राजनीति विज्ञान में इसको देश की बजाय यदि कंसेप्ट में देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्र राज्य कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको राज्य शब्द के बारे में बता देता हूं, जो अपने काम के हैं मैं केवल वही बता रहा हूं। हाँ देखो, राज्य की जो अवधारणा है बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। तो प्राचीन काल में जैसे आपने देखा होगा, देखो एक आपके कोर्स में यहां रखा है कि यूनान के नगर राज्य, यूनान के नगर राज्य, नगर राज्य का मतलब है सिटी स्टेट, यूनान के नगर राज्य। इसके अलावा आप ऐसे कह सकते हो रोमन राज्य या रोमन साम्राज्य या आधुनिक राज्य, आधुनिक राष्ट्र राज्य। देखो ये जो कंसेप्ट आई है ना राष्ट्र राज्य की, ये कंसेप्ट
ज्यादा पुरानी नहीं है भाई, ये लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी से विकसित हुई है। आप एक चीज समझना, कोई भी कंसेप्ट यानी अवधारणा या संकल्पना विकसित होती है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में विकसित हो जाती है, उसको विकसित होने में कई शताब्दियां, कई वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो राज्य की देखो प्राचीन अवधारणाओं में जैसे एक प्रसिद्ध है यूनान के नगर राज्य, रोमन राज्य, तो आधुनिक राष्ट्र राज्य। अभी मैंने शब्द बताया था ना, वर्तमान में ये सही कंसेप्ट राष्ट्र राज्य है। तो राष्ट्र राज्य जो है ना, ये लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में विकसित हुई कंसेप्ट है। आज हम इसको राष्ट्र राज्य या शॉर्ट में राज्य बोल देते हैं, या अपन इसको देश भी बोल देते हैं, इसका सही नाम राष्ट्र राज्य है। हाँ देखो, यूनान का नगर राज्य, एक बार अपन थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि यूनान के सिटी स्टेट क्या है। देखो यूनान, यूरोप जो महाद्वीप है, वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में यूनान एक देश है भाई वर्तमान में, और इस देश की जो राजधानी है वो है एथेंस। ये इसकी राजधानी है। यूरोप महाद्वीप आपको पता है अपने जो 7 महाद्वीप है उन 7 महाद्वीपों में सबसे विकसित महाद्वीप है। तो वर्तमान में यूनान एक देश है और उसकी राजधानी क्या है? एथेंस है। मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूं। प्राचीन काल कितनी के? आज से लगभग यानी 4500 वर्ष पूर्व, अर्थात मैं कह सकता हूं लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के अंदर। देखो अपने सिंधु घाटी सभ्यता काल के टाइम में चले गए हैं। आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व, अर्थात 2500 ईस्वी पूर्व में ये जो यूनान था, इस यूनान के अंदर कई प्रकार के राज्य विकसित थे। उनको कहते थे नगर राज्य। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। उस टाइम ये जो यूनान, अरे आज तो जैसे इसका देश बना दिया इसको, उस टाइम इसको यूनान बोलते थे। यूनान ही था, मतलब देश मान लो और चाहे राज्य मान लो, यूनान। या इसका दूसरा नाम यवन भी था भाई। और यहां की मुख्य भाषा क्या थी? ग्रीक भाषा थी। आप ध्यान रखना, ये जो यूनान है, यूनान के जो देश थे वो बहुत ही ज्यादा विकसित थे। तो यानी उस टाइम की बात करें तो इसीलिए आपने देखो ज्यादातर यानी विकसित का मतलब हर क्षेत्र में विकसित थे। उस टाइम टेक्नोलॉजी में विकसित थे, उस टाइम शिक्षा में विकसित थे, उस टाइम साहित्य में विकसित थे। यूनान के जितने भी राज्य थे जिनको क्या बोलते थे? नगर राज्य। नगर राज्य क्यों बोलते थे? आज जैसे मान लो नगरों में जो सुविधाएं हैं, उस टाइम ये सुविधाओं का मतलब उस टाइम के सापेक्ष यदि अपन तुलना करें तो उन नगर राज्यों में भी ये सुविधाएं थी। अर्थात ये राज्य टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बड़े क्या थे? विकसित थे। साहित्य की दृष्टि से विकसित थे, शिक्षा की दृष्टि से विकसित थे। इसलिए उनको नगर राज्य, सिटी स्टेट कहा गया। तो देखो यूनान की भाषा क्या थी? ग्रीक। इसीलिए देखो आपने ज्यादातर बहुत सारे जो मेन शब्द है, जैसे अपने अभी डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी में हम क्या कहेंगे कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेटिया से बना हुआ है। मतलब ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द है, एक तो है डेमोस और एक क्रेटिया। कहने का मतलब मैं अभी ये समझा नहीं रहा हूं, मैं इतना बता रहा हूं, हर जगह आता है। ये ग्रीक भाषा के इस शब्द से बना है, ये लैटिन भाषा के इस शब्द से बना है। तो ये क्या है? ये ग्रीक भाषा वहां की भाषा है। और बहुत सारी चीजों का जो विकास हुआ है वो यूरोप महाद्वीप में हुआ है। और प्राचीन काल की यदि बात करें तो यूरोप महाद्वीप के यूनान में हुआ है। महाद्वीप उस टाइम नाम ही नहीं थे। तो यूरोप वर्तमान की कंडीशन मैंने बताई है। तो ये जो यूनान था, इस यूनान के अंदर कई नगर राज्य थे। कौन कौन से? जैसे एक नगर राज्य था एथेंस, एक नगर राज्य था स्पार्टा, मैसेडोनिया,
ये कई प्रकार के नगर राज्य थे। अब आप यहां देखना, ये एथेंस जो नगर राज्य था, एथेंस, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, इसी एथेंस राज्य में अपने विश्व के महान दार्शनिक प्लेटो है, अरस्तु है, ये सुकरात है, ये सब वहीं के हैं भाई। इसका मतलब देखो, प्लेटो है, अरस्तु है, जिसको अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्लेटो ने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी है। तो ये सारे कहां के हैं? ये यूनान के हैं। मतलब कहां के हैं? एथेंस के हैं। इसका मतलब उस टाइम भी एथेंस बहुत ज्यादा क्या था? विकसित था। तो यूनान जो है, उस टाइम इसका नाम राज्य था, यूनान के नगर राज्य। बाद में धीरे धीरे यूनान है, यूनान के ऊपर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया। यूनान के बहुत सारे राज्य थे, उन राज्यों के बीच में पहाड़ी क्षेत्र भी था, नदियां भी था, वो अलग अलग थे, बहुत ही कम दूरी पर थे। अब मैं यहां चर्चा में इसलिए कर रहा हूं कि ये जो एथेंस है, स्पार्टा है, मैसेडोनिया है, ये जो राज्य थे ना, उस टाइम भी इन राज्यों के अंदर लोकतंत्र था। इसलिए मैं यहां इनकी चर्चा कर रहा हूं। अपनी किताब में यह क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां कहां था? तो आपको याद करना है, यूनान के नगर राज्य जैसे एथेंस है, स्पार्टा है, इनमें आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। यह आपको बता देंगे। तो उसके बाद 16वीं 17वीं शताब्दी में जो कंसेप्ट विकसित हुआ, वो कौन सा हुआ था? आधुनिक राष्ट्र राज्य। जैसे आज अमेरिका है, भारत है, इंग्लैंड है, ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से क्या है? राष्ट्र राज्य हैं। तो आप राज्य बोल दो चाहे राष्ट्र राज्य बोल दो, एक बार यहां तक का मैटर आप थोड़ा सा संस्कृत में फिर सुन लो। मैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आपको एक तो राज्य की परिभाषा आनी चाहिए। तो राज्य की परिभाषा क्या होगी? राज्य एक ऐसी अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है जो एक भावात्मक अवधारणा है, और इस राज्य के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है जनता या जनसंख्या यानी पॉपुलेशन या पब्लिक, दूसरा होता है उसका एक निश्चित एरिया, भूभाग, और तीसरा है सरकार, और चौथा होता है संप्रभुता, सोवेरेनिटी। तो ये एक राष्ट्र राज्य के 4 अंग होते हैं। और मैंने यहां आपको यूनान का नगर राज्य बताया है। देखो, यूनान के नगर राज्य में आपके कोर्स के लेवल की चीज इतनी है, यूनान के नगर राज्य में आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। नगर राज्य कौन कौन से थे? जैसे एथेंस है, स्पार्टा है, ये नगर राज्य थे। तो वहां पर क्या था? वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था। राज्य के बाद अब हम बात करते हैं कि सरकार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है। अपने कोर्स की चीज है, सरकार क्या होती है। तो मैं एक बार आपको सरकार के बारे में बता देता हूं। सरकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। तो देखो, 2 शब्द है भाई, इन शब्दों में अंतर है, अभी आपको बताएंगे। एक शब्द होता है गवर्नमेंट, एक शब्द होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है साथियों शासन। अपन कहते हैं ना कि गुड गवर्नेंस का मतलब होता है अच्छा शासन। तो अपन दोनों शब्दों को समझेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूं सरकार क्या होता है, सरकार की क्या परिभाषा होती है। देखो, अभी आपने पढ़ा था कि राज्य के 4 अंग होते हैं। 4 अंगों में से जो तीसरा अंग था वो कौन था? सरकार। यहां तीसरे की कोई जरूरत नहीं है, नंबर कोई ऐसे फिक्स नहीं है। आप यूं कह सकते हो कि सरकार जो है ना, वास्तव में राज्य का क्या होता है? एक अंग होता है, राज्य का एक अंग है। और आपने कहा था कि राज्य क्या होता है? राज्य अमूर्त होती है और अदृश्य होती है। अमूर्त और अदृश्य होती है। तो सरकार क्या होती है? सरकार ये जो अमूर्त और अदृश्य है ना, इसको एक तो मूर्त रूप प्रदान करती है, प्लस दृश्य रूप प्रदान करती है। तो सरकार की हम कहें कि भाई सरकार की परिभाषा बताइए कि सरकार क्या होती है। चलो एक बार आप
यहां तक में जैसे मान लो राज्य के बारे में देख लिया, सरकार के बारे में देख लिया। सरकार क्या करती है, परिभाषा अपन एक बार एक दो विशेषता और पढ़ लेते हैं, बाद में लिखेंगे ताकि अपने परिभाषा आसान हो जाए। तो राज्य आपको पता है अमूर्त और क्या होती है, अदृश्य। लेकिन सरकार क्या होती है, सरकार ध्यान रखना मूर्त और दृश्य होती है। मूर्त और अमूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब वास्तविक रूप, और दृश्य का मतलब जो हमें दिखाई देती है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। अदृश्य का मतलब है हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने राज्य में पढ़ा था ना कि यह भावात्मक अवधारणा है, हम इसको केवल भावनात्मक दृष्टि से, भाव की दृष्टि से महसूस कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखो सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सरकार का इंपॉर्टेंट काम है राज्य की जो जनता होती है, मतलब जनसंख्या, उस जनता की जो इच्छा होती है, इच्छा कह दो या भावनाएं कह दो, उस भावनाओं की ये अभिव्यक्ति करती है, उन भावनाओं की वो क्रियान्विति करती है, उन भावनाओं को वो नियंत्रित करती है। यह सरकार का इंपॉर्टेंट काम है। सरकार क्या करती है, राज्य की जो जनसंख्या होती है, उस राज्य की जनसंख्या की इच्छाओं का या भावनाओं का निर्धारण करती है, अभिव्यक्त करती है, क्रियान्वित करती है और नियंत्रित करती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर का प्रश्न आ गया है कि राज्य की जनता की इच्छाओं का निर्धारण कौन करती है, सरकार। यह प्रश्न आ जाए सरकार का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तो आपको ऐसे लिखना है, सरकार राज्य की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है, उनका निर्धारण करती है, उनको क्रियान्वित करती है और उनको नियंत्रित करती है। ये चार काम करती है। तो अब अपने ये इतनी बातें यदि आपने पढ़ ली, तो अब मैं आपको सरकार की परिभाषा बताता हूं कि ये सरकार क्या होती है। चलो अपन पढ़ते हैं सरकार क्या होती है। तो अपन ऐसे कहेंगे कि सरकार राज्य का एक ऐसा अंग है, सरकार राज्य का एक ऐसा अंग है जो राज्य रूपी संस्था को, राज्य एक संस्था थी, राज्य रूपी संस्था को मूर्त व दृश्य रूप प्रदान करती है, मूर्त व दृश्य रूप प्रदान करती है तथा राज्य की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है, नियंत्रित करती है, क्रियान्वित करती है और उनका अभिव्यक्ति होगी, क्रियान्वित होगी, नियंत्रण होगी, यह काम सरकार करती है। तो सरकार का मुख्य काम क्या हो, यही सरकार की देखो परिभाषा होगी कि सरकार क्या है। सरकार राज्य का एक ऐसा अंग है जो राज्य को मूर्त व दृश्य रूप प्रदान करती है तथा राज्य की जनता की या जनसंख्या की भावनाओं की या इच्छाओं की अभिव्यक्ति करती है, नियंत्रण करती है और उन इच्छाओं को क्रियान्वित करती है। यह सरकार की परिभाषा हो गई कि सरकार क्या होती है। तो सरकार शब्द के बारे में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह राज्य की जो जनता की जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं को नियंत्रित करती है, उन भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, उन भावनाओं का क्रियान्वयन करती है। यह सरकार का मुख्य काम है और यही सरकार की क्या है, परिभाषा है। अब मैं इसी सरकार के बारे में आपको महत्वपूर्ण एक दो बातें बता देता हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये सरकार जो है ना, इस सरकार का जो महत्वपूर्ण काम है, ये सरकार याद रखना राज्य में या ऐसे कह सकते हो राज्य की जनता में संगठन स्थापित करती है, संगठन स्थापित करती है और राज्य की जनता में शांति की स्थापना करती है। सरकार के
कई काम आएंगे, अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन महत्वपूर्ण चलती लाइन में परिभाषाएं पढ़ रहे हैं कि जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है, इसके अलावा संगठन की स्थापना करती है और राज्य में शांति स्थापना करती है, तथा सरकार राज्य की जनता के लिए कानूनों का और नियमों का निर्माण करती है। राज्य की जो जनता होती है उसके लिए कानूनों या नियमों का निर्माण करती है, उनको जनता पर लागू करती है, और जो व्यक्ति सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को नहीं मानते उनके लिए दंड की व्यवस्था भी सरकार करती है। तो ये सरकार का, अपन यदि वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भाई। सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट काम वर्तमान दृष्टि से देखें तो राज्य की जनता के लिए कानूनों का निर्माण करती है, उन कानूनों को लागू करती है, और जो कानूनों या नियमों को नहीं मानते उनके लिए दंड की व्यवस्था करती है। यह सरकार की महत्वपूर्ण आपने परिभाषा भी पढ़ ली है, और सरकार के मेन जो काम थे, हालांकि अपने सरकार के बारे में पूरे 2 पाठ दे रखे हैं, अपन वहां विस्तार से पढ़ेंगे। मैंने अभी संक्षिप्त के अंदर आपको सरकार बताया है। हाँ, अब आप यहां एक चीज देख लेना, सरकार जो है, सरकार के 3 अंग होते हैं। कोई भी सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक अंग होता है सरकार का व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? लेजिस्लेचर। और एक होता है कार्यपालिका। चाहे कोई भी देश की सरकार हो, ये 3 अंग होंगे, यानी एक्सिक्यूटिव। और तीसरा अंग होता है सरकार का न्यायपालिका, जुडिशरी। न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ये सरकार के 3 अंग है। देखो, मैं ये अभी जो शब्द है ना, ये न कोई भारत के संदर्भ में करता, न इंग्लैंड के संदर्भ में करता, न पाकिस्तान के संदर्भ में करता, न अमेरिका के संदर्भ में करता। मैं सभी देशों का जो सरकार शब्द है उनके कॉमन शब्दों का अपन अभी उपयोग कर रहे हैं। तो सरकार के मुख्यतः ये 3 अंग होते हैं। अपन आगे सरकार के पाठ आएंगे, उनमें विस्तार से पढ़ेंगे। एक अंग होता है व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो अब आप थोड़ा सा संक्षिप्त में ध्यान दो। ये जो पहला अंग है सरकार का, कौन सा? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, इसका महत्वपूर्ण काम होता है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना, ये व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण काम है। यानी जो लेजिस्लेचर है, इसका इंपॉर्टेंट काम हुआ कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका दूसरा अंग है। कार्यपालिका का महत्वपूर्ण काम होता है कानूनों को अपने देश के भूभाग में जो भी जनता है उस पर लागू करना। आप तो इतना याद कर लो कि कार्यपालिका का मेन काम है कानूनों को लागू करना। और सरकार का तीसरा अंग होता है भाई न्यायपालिका। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम है जो जनता या जो व्यक्ति सरकार के कानूनों की अवमानना करता है, जो नहीं मानता है, उनको संविधान के मुताबिक, या मैं ऐसे कह सकता हूं वैधानिक दृष्टि से क्या करना? दंड की व्यवस्था करना, यानी दंड देना। व्यवस्था, ये न्यायपालिका का यह महत्वपूर्ण काम है कि जो कानून को नहीं मानता उसके लिए दंड की व्यवस्था करना। तो ये सरकार जो शब्द है ना, सरकार राज्य का ही एक अंग है जो राज्य की जनता की जो भावनाएं होती है
उन भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है, उन भावनाओं को क्रियान्वित करती है। सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं और इन तीनों अंगों का अलग अलग काम है। एक अंग है जैसे व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना। एक है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। और एक है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है संविधान के मुताबिक कानूनों को नहीं मानने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करना। तो ये सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग है उनके बारे में मैंने बताया। अपन आगे वाले दोनों पाठों के अंदर इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। गार्नर नामक विद्वान ने सरकार की एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। सरकार की जो परिभाषा दी है गार्नर ने, वो गार्नर की आप परिभाषा याद करो। देखो क्या परिभाषा दी है गार्नर ने कि सरकार एक ऐसी मशीन या अभिकरण है। अभिकरण को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एजेंसी। सरकार एक ऐसी मशीन या एजेंसी है, अभिकरण है, जो राज्य की जनता के लिए नीतियों का निर्धारण करती है, सामान्य मामलों को नियंत्रित करती है और सामान्य हित का क्या करती है? विकास करती है। यहां मैंने एक शब्द कहा ना, सामान्य मामले, सामान्य हित। सामान्य शब्द का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है आम जनता का। तो ये गार्नर की परिभाषा है। देखो गार्नर ने क्या परिभाषा दी है? गार्नर के अनुसार सरकार एक ऐसी मशीन या अभिकरण है, या ऐसे बोल सकते हो राज्य की एक ऐसी मशीन है जो जनता के लिए नीतियों का निर्धारण करती है, सामान्य मामलों को नियंत्रित और नियमित करती है और सामान्य हित का विकास करती है। सामान्य हित का मतलब है जनता के जो हित होते हैं उन हित का क्या करती है? विकास करती है। तो ये साथियों अपन ने अभी सरकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करी है। तो देखो आपने राज्य पढ़ लिया, आपने सरकार पढ़ लिया। आप ये सोचते होंगे कि भाई सर ने टॉपिक शुरू तो किया है लोकतंत्र, है अभी लोकतंत्र की कोई चर्चा ही नहीं है। चलो अब अपन लोकतंत्र की ओर आते हैं। अभी लोकतंत्र शुरू नहीं करेंगे, लोकतंत्र के लिए अपन आधारभूत पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो अब मैं आपको अगला शब्द बता रहा हूं, शासन, गवर्नेंस। ये शब्द जगह जगह आते हैं। शब्द जब तक अपने क्लियर नहीं होंगे तब तक अपने लोकतंत्र नहीं समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं शासन। शासन क्या होता है? देखो एक शब्द होता है गवर्नमेंट, सरकार, और एक होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? शासन। तो देखो शासन क्या होता है? शासन की परिभाषा सुनो कि किसी भी देश की सरकार का निर्माण और उस देश की सरकार का संचालन, निर्माण और संचालन जिस विधि से या जिस तरीके से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे शासन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया शब्द है। शासन क्या है? तो शासन की परिभाषा क्या हुई है कि किसी भी देश की सरकार का निर्माण और संचालन जिस विधि या तरीके से होता है उसे ही क्या कहते हैं? शासन कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। तो शासन शब्द क्या हुआ भाई? शासन शब्द हो गया सरकार को निर्माण करने का और सरकार को संचालन करने का एक तरीका, एक विधि हो गई है। तो उसको कहते हैं शासन। अब जो सरकार का निर्माण करने का और सरकार को संचालित करने के यानी शासन के कई तरीके होते हैं। कौन कौन से? जैसे हो सकता है राजतंत्र, हो सकता है अधिनायक तंत्र, हो सकता है अधिनायक तंत्र, हो सकता है राजतंत्र, हो गया अधिनायक तंत्र, हो गया लोकतंत्र, हो सकता है ये या अभिजन तंत्र, हो सकता है ये
शासन को संचालित करने के कई तरीके होते हैं कि शासन को कैसे कैसे संचालित किया जाता है। राजतंत्र हो सकता है, अधिनायक तंत्र हो सकता है, अभिजन तंत्र हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है। तो इनमें देखो एक शब्द आया है लोकतंत्र। इसका मतलब लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र सरकार को निर्माण करने की और सरकार को चलाने की क्या है, एक विधि है। हाँ, जैसे राजतंत्र आप जानते हो, पहले राजतंत्र होता था। राजतंत्र का मतलब है राजाओं का शासन होता था। तो वो राजा ही सरकार का निर्माण करते थे, वो ही सरकार को संचालित करते थे। अब अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र का मतलब क्या होता है? अधिनायक तंत्र में कोई भी जो सत्ता होती है ना, वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। मतलब जो वो अकेला व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है वो ही मान्य है। ये अधिनायक तंत्र, सरकार जो है ना केवल अकेले व्यक्ति के हाथ में होना। लोकतंत्र, लोकतंत्र अभी बताएंगे आपको। अभिजन तंत्र, अभिजन तंत्र में सरकार किसी एक विशिष्ट वर्ग के हाथ में होती है, किसी विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग का मतलब है कोई कुलीन वर्ग हो सकता है, कोई पुरोहित वर्ग हो सकता है, कोई पूंजीपति वर्ग हो सकता है। किसी एक विशेष अभिजन वर्ग के हाथ में सत्ता होती है। तो ये सरकार जो है ना, सरकार को चलाने के और सरकार के निर्माण करने के कई तरीके हैं। उन तरीकों में से एक तरीका यह है लोकतंत्र। तो शासन शब्द मैंने बता दिया। शासन का मतलब होता है सरकार को निर्माण करने का और सरकार को संचालन करने का तरीका। अब उन तरीकों में से एक तंत्र क्या आ गया? लोकतंत्र आ गया। तो अब हम बात करते हैं ये लोकतंत्र क्या होता है। अपन पाठ मूल जो शब्द है वहां पर आते हैं। आप एक चीज ध्यान रखना, यदि अपन वर्तमान संदर्भ में देखें तो जितनी भी ये शासन की पद्धतियां हैं, शासन की विधियां हैं, उन सभी विधियों में ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र भाई सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन है? लोकतंत्र। और विश्व के अधिकांश देशों ने इसी विधि को अपनाया है। तो अपन लोकतंत्र की परिभाषा वगैरह बाद में देखेंगे। एक बार अपने लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी की संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। मैं परिभाषा अगले टॉपिक में इसमें आगे बताऊंगा। लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र वास्तव में सरकार का निर्माण करने का और सरकार को संचालित करने का क्या है? एक तरीका है, एक विधि है। तो ये जो लोकतंत्र है, याद रखना, ये लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। देखो मैं इनकी व्याख्या आगे बताऊंगा, एक बार केवल संक्षिप्त जानकारी देता हूं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, परिभाषा अपन बाद में पढ़ेंगे, आगे शुरू करेंगे पॉइंट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र काफी महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैं बता रहता हूं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उदाहरण है, आप दुनिया के अंदर मुख्यतः दो उदाहरण मिलते हैं। एक तो अभी मैंने बताया था प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य थे, सिटी स्टेट, जैसे कौन कौन से बताए मैंने? एथेंस है, स्पार्टा है, मैसेडोनिया है। मैसेडोनिया जहां कौन हुआ था? सिकंदर, सिकंदर यहीं का था। जो प्लेटो है, अरस्तु है, ये कहाँ के थे? एथेंस थे। तो आप तो इतना ही बोल दो कि प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। और यदि वर्तमान संदर्भ में अपन देखें तो जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड देखो, थोड़ी सी मैं बता देता हूं। स्विट्जरलैंड कई कैंटेनों में बंटा हुआ है। जैसे अपने देश में कई राज्य है ना, स्विट्जरलैंड में क्या है? कई कैंटेन। कैंटेन का मतलब होता है प्रांत। और स्विट्जरलैंड में 26 कैंटेन है। उन 26 कैंटेनों में जो 5 कैंटेन है
उन 5 कैंटेनों में आज भी क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र 2 प्रकार का हुआ, एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मैंने अभी परिभाषाएं नहीं बताई है, केवल उदाहरण बताया ताकि वापिस आपको ये रिपीट हो जाए। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 ही उदाहरण है इसके, एक तो प्राचीन यूनान के नगर राज्य और दूसरा वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जो 5 कैंटेन है, उन कैंटेनों के अंदर क्या है, उन कैंटेनों के अंदर मुख्यतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो अब अपन अगली बात करते हैं कि ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा अपन बाद में देखेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा नाम होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र इसका दूसरा नाम है। ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, ये कई प्रकार का होता है। हालांकि आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हो, इसको शासन कह सकते हो, ये कई भागों में बंटा होता है। ये देखो, अपन बात करते हैं कि यदि अपन इसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध के आधार पर बांटे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हो या आप इसको क्या कह सकते हो, शासन कह सकते हो। बात एक ही है, क्योंकि लोकतंत्र शासन का ही तो एक प्रकार है। तो ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यदि अपन इसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आपस में संबंध के आधार पर बात करते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष शासन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है संसदीय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या शासन या प्रतिनिधि शासन, कुछ भी बोल सकते हो। एक तो होता है संसदीय और एक होता है अध्यक्षीय। संसदीय कह दो और चाहे संसदात्मक कह दो, बात एक ही है। और एक है अध्यक्षीय, ये मैं आपको आगे सारी बता दूंगा। तो ये जो वर्गीकरण मैंने बताया है ना, ये किस आधार पर बताया मैंने बताया है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंधों के आधार पर। और यदि अपन इसको शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर बांटे, मतलब आप यूं समझ लो, यदि शक्तियों के आधार पर बांटे कि भाई किसके पास कितनी शक्तियां हैं, तो इस हिसाब से ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कह दो, चाहे शासन कह दो, चाहे सरकार शब्द यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पूरी संक्षिप्त में बता दिया है कि इन शब्दों में डिफरेंस क्या है। यदि अपने शक्तियों में पृथक्करण के आधार पर बात करें, तो ये अप्रत्यक्ष जो शासन होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है एकात्मक यूनिटरी, और एक होता है संघात्मक, एकात्मक और संघात्मक। तो ये इनका वर्गीकरण है। अब मैं थोड़ा सा आपको भारत के संदर्भ में बताता हूं कि भाई भारत में इनमें से कौन सा लोकतंत्र है। देखो, जो लोकतंत्र है उसके 2 प्रकार थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो भारत के अंदर याद रखना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अरे भारत क्या, दुनिया के अधिकांश देशों में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलो ठीक है। फिर आपने कह दिया भाई कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंधों के आधार पर आपने 2 प्रकार बताए, कौन कौन से? संसदीय और अध्यक्षीय। तो भारत के अंदर याद रखना संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। और शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर अपन देखें तो भारत में याद रखना संघात्मक है। लेकिन देखो, यहां ध्यान रखना, भारत में प्योर संघात्मक भी नहीं है। भारत में प्योर संघात्मक नहीं है। भारत में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एकात्मक है और अधिकांश लक्षण ऐसे हैं जो क्या है? संघात्मक है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए यह कहा जाता है भारत में एकात्मकता की ओर झुकाव वाला, शब्द समझ रहे हो? एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघात्मक शासन है। ये क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। तो अभी मैंने लोकतंत्र जो शब्द है ना, लोकतंत्र शब्द में कितने प्रकार के होते हैं, अपने देश में कौन सा पाया जाता है, अपने देश में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष का यदि प्रकार देखें तो आप कह सकते हो संसदीय तथा संसदीय, और चाहे आप संघात्मक बोल दो, लेकिन संघात्मक प्योर नहीं है। इसमें आपको एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघात्मक शासन है। साथियों,
कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अगला वीडियो पार्ट 5 लोकतंत्र पार्ट 2 अति शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। इसलिए जुड़े रहिए PR सर नॉलेज चैनल से, ताकि आपको समय समय पर हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।